एवरीवन, मैं आज एक नया मॉडर्न एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ। एफएफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, बस ये बताऊँगी कि एक ओमेगा वर्ष एफएफ है और ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही एक और बात ये थी कि मैं दूसरे चैनल वंशियान वाले चैनल पे भी एक स्टोरी आज डाली है, फर्स्ट पार्ट, तो उसको भी देखना मत भूलना, ठीक है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। जब तक उसमें 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते मैं डेली अपडेट नहीं कर पाऊँगी उस चैनल में। आई होप आप लोग समझेंगे, ठीक है। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैं वही स्टोरी की बात कर रही हूँ जिसका कल इंट्रो गलती से उसमें डल गया था। वही वाली स्टोरी मैं वंशियान चैनल पे शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी इस एफएफ को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है एक लोकप्रिय पॉलिटिशियन और एक साधारण से ओमेगा की, लेकिन इनकी कहानी इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। बहुत सी रुकावटें आएंगी, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आखिर में वो एक हो ही जाएंगे। समय है 90s का, 15 अक्टूबर 1986 की वो रात, जो बहुत ही भयानक थी। सब कुछ तहस नहस हो गया। रात के अंधेरे में एक आलीशान मैंशन आग की लपटों में झुलस रहा है। उसके सामने ढेरों तादाद में लोग अपने हाथों में जलती मसाले लेकर खड़े हुए हैं और खुश हो रहे हैं इस आलीशान मैंशन की बर्बादी देखकर। कुछ लोगों की आंखों में बहुत गुस्सा है, शायद अब उनके मन को शांति मिल रही है। लोग एक शख्स का नाम लेकर उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं कहीं दूर एक पहाड़ी के ऊपर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर एक कार खड़ी हुई है और उसके पास कार के बाहर 4 लोग खड़े हुए हैं। वहीं उस कार के अंदर एक ओमेगा बैक सीट पर लीन होकर सो रहा है। वो चारों शख्स वहां खड़े होकर अपने सामने के उस भयानक मंजर को देख रहे हैं। उनमें से एक अल्फा, जिसके सर पर से ब्लीडिंग हो रही है, जिससे उसकी वाइट शर्ट पूरी तरह लाल हो गई है। उसके शरीर पर और भी जगह जगह चोटों के निशान हैं। वो जो अपने सामने जलते मैंशन को देख रहा था, अब अपनी जगह से पलटकर पीछे खड़े एक ओमेगा को देखता है, जिसकी आंखों में कुछ है जिसे वो अल्फा बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, पर वो शांत ही रहता है और फिर से अपना सर सामने कर लेता है। उस जलते मैंशन को देखकर उस अल्फा की आंखों में अभी जो थोड़ी नमी और दर्द नजर आ रहा था, उसकी जगह अब एक गुस्से ने ले लिया था। एक अनजाना गुस्सा। सब कुछ बर्बाद कर दिया उन लोगों ने, सिर्फ इसीलिए कि ये सोचते ही उस अल्फा की आंखों में खून उतर आया था। सब कुछ बदलेगा, यही उस अल्फा के कहे शब्द थे उससे पहले कि जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अब उस समय को देखते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ और हालात आज यहाँ तक आ गए। 10 जुलाई 1986 रात का समय है। एक बड़े से मैंशन का सीन देखते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा जगमगाहट है, क्योंकि मैंशन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से डेकोरेट किया गया है। आज यहाँ एक पार्टी हो रही है और पार्टी जिस मैंशन में हो रही है और जिसने इस पार्टी को अरेंज करवाया है, वो है शहर की सबसे अमीर और नामी फैमिली, वैन फैमिली। उसका हेड एमएलए वैन रोहान। और ये पार्टी किस खुशी में रखी गई है वो भी पता चल ही जाएगा कुछ देर में। मैंशन के अंदर एक बड़े से हॉल में कॉर्नर के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिन सभी के एक हाथ में ड्रिंक है और वो सभी ड्रिंक का सिप लेते हुए
किसी बात पर हंस रहे हैं। वहाँ पर 5-6 लोग हैं और उन्हीं में शामिल एक ओमेगा भी है, जो उम्र में लगभग 30 साल तक की तो होगी ही। दिखने में खूबसूरत भी है। चेहरे पर कोई पर्दा नहीं, जो कि उस समय ओमेगास पर हुआ करता था। ये ओमेगा वैन रोहान की बड़ी बेटी वैन किंग है। वैन रोहान, वैन किंग और वैन चाओ जो वैन रोहान का छोटा बेटा है। इनके अलावा जिन कौनशान और उसका बेटा मैंग्याओ, वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही है। ये सभी एक साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं। जिन कौनशान कहता है, मानना पड़ेगा वैन रोहान, तुम्हारी पॉलिटिकल पावर तो और भी स्ट्रांग हो गई है। पहले तो तुम और तुम्हारा बेटा ही राजनीति में थे, अब तो तुम्हारी बेटी ने भी इसमें कदम रख लिया। इस बार के इलेक्शन तो शानदार रहे। वैन रोहान कहता है, वो तो होना ही था। इतने सालों में इतनी मेहनत जो की है मैंने अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की, और ये सब मुमकिन हो पाया तो उसकी वजह से। जिन कौनशान कहते हैं, हाँ भाई, वो शख्स तो नज़र ही नहीं आ रहा जिसके लिए ये इतनी बड़ी पार्टी रखी गई है। कहाँ है हमारे फ्यूचर प्रेसिडेंट? वैन रोहान कहता है, वो अभी यहाँ पहुँचा नहीं है, आता ही होगा कुछ देर में। वैसे भी वो इन पार्टीज़ का शौकीन नहीं है। जिन कौनशान कहता है, वो तो मैं जानता हूँ, बहुत ही शांत किस्म का इंसान है वो। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतना शांत रहकर वो कैसे जनता की पावर को होल्ड कर पाता है। वैन रोहान कहता है, यही तो खास बात है उसमें, जो सबसे अलग बनाती है उसे। तभी कुछ कारें मैंशन के सामने आकर रुकती है। एक गार्ड कार के बाहर आकर बैक डोर को ओपन करता है, जिसमें से एक अल्फ़ा बाहर आता है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। वो बिना इधर उधर देखे अपने चेहरे को एक्सप्रेशनलेस रखे हुए ही मैंशन के अंदर बढ़ जाता है। वैन रोहान डोर की तरफ देख स्माइल के साथ कहता है, आ गया वो जिसका हमें इंतज़ार था और जिसके लिए ये पार्टी रखी गई है। सभी डोर की तरफ देखते हैं, जहाँ से वही अल्फ़ा जिसका नाम है वी वुशियान, वो नी लेंथ कोट और सर पर हेड लगाए हुए है, वो उनकी तरफ ही आ रहा है। जिन कौनशान वैन रोहान अपनी जगह से खड़े होकर वुशियान से हैंडशेक करते हैं। वैन किंग, जो पहले तो बस यूं ही यहाँ पर बैठी हुई थी, उसका ध्यान तो अपने फादर की बातों पर था ही नहीं। वो अब वुशियान के यहाँ आ जाने पर फुली अटेंटिव मोड में बैठ जाती है। उसका पूरा ध्यान वी वुशियान पर था, पर वी वुशियान ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो बस सभी से अलग थलग एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है। उसके पीछे उसका सबसे भरोसेमंद इंसान शोयांग खड़ा हुआ है, जो वुशियान के बहुत से कामों को हैंडल करता है। वैन रोहान कहता है, वी वुशियान, कैसी लगी तुम्हें ये पार्टी? ये मैंने तुम्हारे लिए ही रखी है, तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाने की खुशी में। वी वुशियान अपने यूजुअल काम एक्सप्रेशन के साथ कहता है, थैंक यू मिस्टर वैन, पर आप तो जानते हैं कि मैं इन सब का ज़्यादा शौकीन नहीं। मैं बस कुछ ही समय के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि आपने मुझसे रिक्वेस्ट जो की थी यहाँ आने की, और मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता था। वैन रोहान एक छोटी सी स्माइल कर कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम जितना समय चाहो यहाँ पर रुक सकते हो, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे अच्छा लगा तुम मेरे कहने पर यहाँ आए। वुशियान बस अपना सर नोट कर देता है। वुशियान कुछ देर उन लोगों से बात करने के बाद एक खाली शांत जगह पर आ जाता है। उसके जाने के बाद वैन किंग वैन रोहान को देख कहती है, बाबा, आपने वी वुशियान से बात कर तो ली है ना? वैन रोहान कहता है, हाँ उसे पता है, लेकिन तुम कोई भी जल्दबाजी मत करना और उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई भी हरकत की वजह से मेरी पार्टी पर कोई बात आए, क्योंकि वी वुशियान
पार्टी की वो मजबूत कड़ी है जिसके बिना पार्टी कुछ भी नहीं, इसलिए ध्यान रखना। वैन किंग कहती है, बाबा आप बेफिक्र रहें, मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। वैसे भी उनकी होने वाली ओमेगा हूँ मैं, तो क्या मैं उनसे कुछ देर बाद भी नहीं कर सकती। ये कहती ही वैन किंग एक अजीब स्मेल के साथ अपनी जगह से उठती है और उस तरफ बढ़ जाती है जहाँ पर वो शान गया है। वैन किंग के जाने के बाद जिनको आशान कहता है, मतलब मैंने जो सुना है वो सही है, तुम विवशान को अपना दामाद बनाने वाले हो। वैन रोहान ड्रिंक की ग्लास को टेबल पर रख कहता है, वो आगे चलकर प्रेसिडेंट बनेगा। फिर क्या भरोसा कि उसके ख्यालात बदल जाएं। उसे अपनी ताकत बनाकर रखने का बस यही एक रास्ता है, अपने ओमेगा बेटे की मैरिज उससे कराना। क्योंकि मेरे पास विवशान जैसे जनता का सपोर्ट नहीं है और ना ही उतनी पावर मैं होल्ड करता हूँ जो प्रेसिडेंट की कुर्सी हासिल कर लूँ। इसीलिए प्रेसिडेंट को अपने मुताबिक काम करवाने का कोई ना कोई रास्ता तो खोजना ही था। इसीलिए उससे अपनी बेटी की मैरिज की बात कर ली, जिनको आशान कहता है, और वो इतनी आसानी से इसके लिए मान भी गया। वैन रोहान अपना सर शेक कर कहता है, उसने अभी तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को नहीं टालेगा। जिनको आशान कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ वो श्यान बालकनी के पास खड़ा स्मोकिंग कर रहा था, तभी वहाँ वैन किंग आती है। वो वुशियान को स्मोकिंग करता देख अपने लिप्स में एक स्माइल रखते हुए वुशियान के पास आकर खड़ी हो जाती है। वुशियान को पता चल गया है कि उसके पास कौन आया है, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं पलटता। वैन किंग ये देख अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, क्या मुझे भी मिल सकता है? मैं भी इसकी शौकीन हूँ। वुशियान एक नज़र वैन किंग को देखता है और सिगरेट का बॉक्स उसके हाथ में रख देता है। वैन किंग अपने हाथ के उस बॉक्स को देखती है और अचानक ही उस बॉक्स को बालकनी से नीचे ड्रॉप कर देती है। विवशान ने यह देखा। वैन किंग अब अनजाने की तरह एक्ट करते हुए कहती है, उप्स, मुझसे तो ये बॉक्स नीचे गिर गया। वुशियान नीचे गिरे उस बॉक्स को देखता है। उसे पता है कि वैन किंग ने ये जानबूझकर किया है। वैन किंग अब अपने हाथ को आगे बढ़ाकर वुशियान के लिप्स पर दबी सिगरेट को लेने की कोशिश करते हुए कहती है, पर मेरा मन तो बहुत क्रेविंग कर रहा है। क्या मैं आपकी? वैन किंग बस इतना ही कह पाई थी, क्योंकि उसके आगे जो हुआ वो वैन किंग को चुप करने के साथ साथ बहुत तेज गुस्सा भी दिला चुका था। वैन किंग का हाथ वुशियान के लिप्स तक पहुंचने से पहले ही वुशियान ने जल रही सिगरेट को अपनी फिंगर से डिस्ट्रॉय किया और बालकनी से नीचे ड्रॉप कर दिया और बिना कुछ कहे वहां से पलट गया जाने को। वैन किंग कहते हैं, रुकिए, आपने ये जानबूझकर किया ना? ये मत भूलिए कि आपकी मैरिज होगी मुझसे। आप मुझे यूँ अपने से दूर नहीं कर सकते। वुशियान इस पर क्वेश्चन भरी निगाहों से वैन किंग को देखता है। वैन किंग कहती है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? इस तरह प्रिटेंड मत कीजिए कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आप बस एक कदम पीछे हैं प्रेसिडेंट की कुर्सी के, और मेरे बाबा के सपोर्ट के बिना आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए आपको मुझसे वेडिंग तो करनी होगी, वरना ओशियान अब पहली बार वैन किंग से कुछ कहता है। वरना क्या? वैन किंग कहती है, वरना ना आप प्रेसिडेंट बन पाएंगे और ना ही ये पार्टी आपके हाथ में रहेगी। ओशियान के लिप्स पर वैन किंग की इस बात को सुनकर एक चिढ़ाने वाली हंसी आ जाती है। वो बिना कुछ कहे पलटकर वहाँ से चला जाता है। वो इस पार्टी से ही निकल जाता है और वैन किंग वहाँ खड़े बस गुस्से में जलती रह जाती है। ओशियान आखिर ऐसा क्यों है? वो क्यों उसे अपने पास नहीं आने देता? आखिर क्यों? यही सवाल अभी वैन किंग के दिमाग में चल रहे हैं। ओशियान अपनी कार में बैठा हुआ है और विंडो से बाहर रात के अंधेरे में ढके शांत शहर को देख रहा है। वो अभी 36 साल का हो गया है,
36 ईयर ओल्ड। वो अब पार्लियामेंट का मेंबर भी बन चुका है, बस एक स्टेप और प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचने के लिए। वो भी वो हासिल कर लेगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद भी वो अकेला ही होगा। उसकी ज़िंदगी इसी तरह बेरंग होगी। 20 साल का था वो जब उसे राजनीति में कदम रखना पड़ा, क्योंकि उसके बाबा जो भी एक पॉलिटिशियन थे, वो उसे छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। उनकी डेथ हो गई। माँ तो बहुत पहले ही उसे छोड़ गई थी। अब उसके बाबा भी उसके पास ना रहे। उसके सपने कुछ और ही थे। वो एक पीसफुल लाइफ चाहता था, पर उसे राजनीति में आना पड़ा अपने बाबा के लिए, उनके प्रेसिडेंट के सपने को पूरा करने के लिए। 16 साल बीत गए हैं। अब तो उसने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया है। वो बस उस सपने के लिए जीता है जो उसके बहुत ही नज़दीक है। इस सपने के लिए जीते जीते उसकी खुद की अपनी लाइफ तो कहीं पीछे ही छूट गई, और ना ही आगे उसकी कोई ख्वाहिशें हैं जिसे वो पूरा करना चाहता है। वो शान अपनी इन सोचों से बाहर तब आता है जब एक शोर की आवाज़ उसके कानों में आती है। वो सामने देखता है तो वो अपने मेंशन पहुंच गया है और उसकी कार मेन गेट के सामने खड़ी है, पर अंदर नहीं जा रही। ओशान ने ये भी देखा कि उसकी कार के थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसके बॉडीगार्ड झुंड बनाकर खड़े हुए हैं। उसके पीछे क्या हो रहा है वो वोशियान को नज़र नहीं आ रहा। वोशियान सामने बैठे शोयांग से कहता है, क्या हो रहा है वहाँ पर? शोयांग कहता है, पता नहीं सर, मैं देख कर आता हूँ, आप यहीं रुकिए। शोयांग कार से बाहर निकलकर उस भीड़ की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन काफ़ी समय हो जाता है। शोयांग वापस नहीं आता। वोशियान इंतज़ार कर रहा था ये जानने का कि आखिर बात क्या है। थोड़ी और देर तक वोशियान के पास कोई खबर नहीं आती तो वो खुद ही कार से बाहर आ जाता है और उस भीड़ की तरफ बढ़ जाता है। शोयांग जो वोशियान के पास ही आ रहा था, वो वोशियान को कार से बाहर निकलता देख जल्दी से उसके पास आकर कहता है, सर अब बाहर क्यों आ गए? वोशियान कहता है, शोयांग बहुत देर हो गई है, आखिर वहाँ क्या हो रहा है? शोयांग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, सर वहाँ एक ओमेगा है जो इस जिद पर अड़ा हुआ है कि वो जब तक आपसे बात नहीं कर लेता वो यहाँ से नहीं जाएगा। हम सब ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को खाली नहीं है। वोशियान ये सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, वहाँ कोई ओमेगा है, वो भी अकेले, इतनी रात में? शोयांग अपना सर नोट कर देता है। वोशियान अब अपने कदमों को उस तरफ बढ़ाने लगता है। वो वहाँ पहुँचकर अपनी ठंडी आवाज़ में सभी गार्ड्स से कहता है, दूर हटो। एक एक करके सभी गार्ड्स वोशियान के सामने से हट जाते हैं। उनके हटते ही वोशियान की नज़र सामने खड़े ओमेगा पर जाती है, जो बेहद खूबसूरत है। वो अपनी नज़रें झुकाए और अपने आप को थोड़ा सा सिकोड़ कर वहाँ पर खड़ा हुआ है। वोशियान की नज़र उसके चेहरे पर ही अटक जाती है जब वो ओमेगा धीरे से अपनी झुकी पलकों को ऊपर करता है। स्लिम बॉडी, ब्यूटीफुल फेस, थोड़ा फ्रेजाइल सा है ये ओमेगा। शोयांग सामने आकर कहता है, क्या बात करना चाहते हो तुम सर से? वो ओमेगा सीधे वोशियान की आंखों में देख कहना शुरू करता है, मैं गुसू टाउन से आया हूँ। ये सुनते ही उस ओमेगा के आसपास जो गार्ड्स खड़े हुए थे वो उससे 2 कदम दूर हो जाते हैं। वोशियान ने ये देखा, पर उसे समझ नहीं आया कि उसके बॉडीगार्ड्स का इस तरह रिएक्ट करने का क्या मतलब था उस टाउन का नाम सुनकर। और यहाँ वो ओमेगा, उसे जैसे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। वो अपना कहना जारी रखता है, माना कि हम छोटे लोग हैं, पर आपको हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करने का कोई हक नहीं बनता। क्यों करवाया आपने मेरे अंकल के साथ ऐसा? वो तो बस अपना काम कर रहे थे। या आपको भी मज़ा आता है हम लोगों को परेशान होता देख? उन्हें अपनी
काबिलियत की वजह से वो काम दिया गया था, पर आप लोगों से वो भी नहीं देखा गया। आप बड़े लोग हैं, मन मर्जी से जीना पसंद करते हैं। आप लोग हमें पसंद नहीं करते, मुझे ये पता है, पर कृपया कर हमें अपनी ज़िंदगी सुकून से जीने दें। हमें बार बार परेशान करना बंद कर दें। ये कहते हुए उस ओमेगा की आंखें टेढ़ी हो गई थी। वो कंटिन्यू कर कहता है, हम कभी आप लोगों की ज़िंदगी में दखल नहीं देते, तो कृपया कर हमें भी अकेला छोड़ दें। आशा है कि आप लोग आगे से हमें कोई भी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। इतना कहकर वो ओमेगा वोशियान को बो करता है और वहाँ से चला जाता है, बिना किसी की तरफ देखे और बिना किसी की कोई बात सुने। वहीं दूसरी तरफ वोशियान, वो फ्रीज अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। पहली बार कोई ओमेगा उसकी आंखों में आंखें डाल इतना सब कुछ कह गया, जबकि बाकी ओमेगास तो उसके सामने खड़े होने से कतराते हैं। बिना पर्दा मतलब वेल लगाए उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करते। पर ये ओमेगा, फिर वोशियान का ध्यान उस ओमेगा की कही सारी बातों पर जाता है। वो शोयांग की तरफ देख कहता है, अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ? वो ओमेगा किस बारे में बात कर रहा था? वोशियान अब सभी गार्ड्स की तरफ देख कहता है, और तुम लोग कोसू टाउन का नाम सुनकर पीछे क्यों हट गए? आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? वोशियान ने ये थोड़ा सख्त लहजे में कहा था। वोशियान शोयांग को देख कहता है, ऐसी कौन सी बात है जो वो ओमेगा इतनी रात को अकेले यहाँ आने से नहीं कतराया, सिर्फ मुझसे बात करने के लिए? मैं कुछ पूछ रहा हूँ शोयांग। शोयांग हेजिटेट करता है। अब उसे वो बात वोशियान को बतानी होगी जो इतने सालों तक उससे छिपी रही। शोयांग कहता है, सर, गोसू टाउन यिलिंग के अंदर एक अलग सबसे दूर बना टाउन है, जहाँ पर सिर्फ सभी लांस रहा करते हैं। सर, आपने लांस के बारे में तो सुना होगा। वोशियान अपने दिमाग पर जोर डालता है। लांस। फिर उसे एक बात याद आती है। वो कहता है, क्या ये वही लोग हैं जो? शोयांग कहता है, जी सर, आपने सही समझा। ये वही लोग हैं जिन्हें सदियों से हमारी सोसाइटी से बाहर रखा गया है। वो कभी हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं रहे और आज भी सब कुछ वैसा ही है। कोई भी लांस को ऊंची नज़रों से नहीं देखता, बल्कि लोग आज भी उन्हें नीचे स्तर का समझते हैं और उनका पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। अगर कोई लांस उनके सामने आ जाए तो लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं, उनसे दूरियां बनाने लगते हैं, यहाँ तक कि लोग उन्हें बुरी तरह ह्यूमिलेट भी करते हैं। उन लोगों की जगह अगर कोई और होता और उन्हें ये सब सहना पड़ता तो वो तो अब तक अपने नाम से ही नफरत करने लगते। एक श्राप समझते इस नाम को, इस नाम के साथ पैदा होने को। पर लांस, वो लोग ऐसे नहीं हैं। वो बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्तित्व के लोग हैं। अपने नाम को सब कुछ मानते हैं, खुद को लोगों से दूर रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी वजह से दूसरों को कोई परेशानी ना हो। सभी ने अपने आप को गोसू टाउन तक ही सीमित कर लिया है। कोई भी वहाँ से बाहर नहीं आता। अपनी सुख सुविधाओं के लिए खुद ही मेहनत करना, किसी पर डिपेंड नहीं रहना, इसी विचारधारा के साथ सभी अपना जीवन जीते हैं। गोसू टाउन के बारे में ज़्यादा खबरें किसी को भी पता नहीं होती है, क्योंकि जब कोई उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, उन्हें देखना नहीं चाहता, तो वहाँ जाकर कौन ही ये पता करने की कोशिश करेगा कि लांस गोसू टाउन के अंदर आखिर कैसा जीवन जी रहे हैं। वोशियान बहुत ध्यान से शोयांग की सारी बातों को सुन रहा था। इतने साल बीत गए, क्या लोग आज भी इस तरह का भेदभाव अपने ही स्थानीय लोगों से करते हैं? उसे अभी तक इस बारे में पता क्यों नहीं था? वोशियान कहता है, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वो ओमेगा, वो गोसू टाउन से था, वो इतनी रात को इतनी दूर से यहाँ तक आया। आखिर वो किस बारे में बात कर रहा था? क्या तुम्हें कुछ पता है? शोयांग इस पर अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वोशियान अपनी आंखें छोटी कर शोयांग को देखता है और कहता है,
मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। बार बार मुझे एक ही सवाल को दोहराने पर मजबूर मत करो। शोयांग कहता है, सर, हिलिंग के एक पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट मास्टर काम किया करते थे, बहुत पहले से ही। वो काम उन्हें अपनी काबिलियत पर मिला था। आप तो जानते हैं कि हिलिंग के अंदर पहले किसी और की पार्टी थी। दरअसल वो पोस्ट मास्टर एक लान है, कुसू टाउन से। ये बात उस पार्टी के नेता को पता थी, पर उन लोगों ने उनकी काबिलियत देखकर उन्हें वो नौकरी करने दी। अब जब से आपकी पार्टी सत्ता में आई थी, तब तक भी कई सालों तक सब कुछ सही चलता रहा। किसी ने उस पोस्ट मास्टर का विरोध नहीं किया और उसे अपना काम करने दिया। लेकिन मैंने सुना कि 2 दिन पहले मिस्टर वैन की बेटी मिस वैन उस एरिया में चक्कर लगाने गई और उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने इस पर हंगामा किया और नतीजा ये निकला कि लोगों ने वहाँ तोड़-फोड़ की और उस पोस्ट मास्टर के साथ हाथापाई भी। शायद ये ओमेगा जो अभी यहाँ आया था, ये उसी पोस्ट मास्टर का भतीजा था। वो शान कहता है, इतना सब कुछ होते आ रहा है और मुझे कुछ भी पता क्यों नहीं। शोयांग कहता है, सर, आप तो जानते हैं कि कोई भी डिसीज़न बिना पार्टी के सभी लोगों की सहमति के नहीं होता, और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारी पार्टी के लोग कैसे हैं और कैसी विचारधारा रखते हैं। ये सब कुछ शोयांग अपना सर नीचे रखे हुए कह रहा था। वो शान उसे देखता है पर कुछ नहीं कहता। वो अब वापस से कार की तरफ जाते हुए कहता है, अब से छोटी बात भी मुझ तक पहुंचनी चाहिए, और कोई भी डिसीज़न अगर पार्टी के द्वारा लिया जा रहा है और उसमें मैं शामिल नहीं हूँ, तब भी वो बात मुझ तक पहुंचनी चाहिए। शोयांग कहता है, जी सर। वो शान कार में जाकर बैठता है और कार मेन गेट से होकर मैंशन के अंदर चली जाती है। ये था स्टोरी का पहला पार्ट। बताना कैसा लगा, ठीक है? कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।